हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं हूं दयानंद शेट्टी और आप मुझे इंस्पेक्टर दया के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी सब्सक्राइब टू लिव क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। दिन में मस्त काम, शाम को थोड़ी सी मस्ती और रात को आराम। क्या बात है राजीव, काम का मजा तो तब है जब काम अच्छा हुआ हो। स्वाति, तुम कहना क्या चाहती हो कि हम लोग का काम ठीक नहीं है? कहाँ हुआ यार, पिक्टोरियस पौधे के लिए आए थे, वो मिला? हाँ यार, स्वाति सही कह रही है। अब कल प्रोफेसर कपिल को क्या जवाब देंगे? अरे कह देंगे ना कि जहाँ तक आपने कहा था हम लोग गए थे, लेकिन पिक्टोरियस पौधा मिला ही नहीं। अरे ऐसे कैसे कह देंगे? अरे जो भी कहना है कल कहना है, ठीक है ना? तो कल कह देंगे। अब आप सब लोगों से तान्या कुछ कहना चाहती है। तान्या! ओए छिपी रुस्तम, क्या छिपा बैठा है? कहीं तुम्हारे पेरेंट्स शादी के लिए राजी तो नहीं हो गए? हाँ यार, क्या करते? अरे वाह, क्या बात है। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली आज सुबह ही सब कुछ फाइनल हुआ है। और तुम लोगों ने हमें बताया तक नहीं? कब है शादी? अगले महीने 23 तारीख को। और हाँ, तुम सबको आना है। अरे तुम नहीं भी बुलाओगे तब भी हम लोग पहुंचेंगे, है ना? खुशी का माहौल है, चले संगीत की तैयारी शुरू करते हैं। अंताक्षरी खेलते हैं। एक काम करते हैं, तुम लोग खेलो, तब तक मैं और राजीव थोड़ा घूम के आते। अरे वाह, क्या बात है। अब होने वाले पति पत्नी को थोड़ा सा वक्त अकेले बिताने दो। हाँ हाँ, जाओ जाओ, लेकिन हाँ, ज्यादा दूर पे ना जाना। ओके बाबा, चलो एंजॉय योरसेल्फ। ओके, बाय बाय। बाय बाय। टेक केयर। चलिए हम लोग गाना शुरू करते हैं। पता है राजीव, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी, जिससे चाहता हूँ उसी से शादी होगी। और पता है, इसका क्रेडिट ऋषभ और स्वाति को जाता है। हाँ, उन दोनों ने कितने पापड़ बेले हैं हमारे पेरेंट्स को मनाने के लिए। ओ, भागो यहाँ से। हाँ। भागो। चल। अरे, ये तो ताने की सीखने की आवाज है। क्या हुआ? लाश। लाश। सब लाश काफी खराब हो चुकी है। लगता है काफी टाइम हो गया लाश को यहाँ पे गाड़े हुए। हीरो ने भी काफी खा लिया है। लेकिन सर, ये तो किसी लड़की की लाश है। ये बात पक्की है, चोरी के लिए खून नहीं किया गया। ये सबसे पहले लाश किसने देखी थी? मिस तान्या ने सर। हाँ सर, न ही मेरा पैर फिसलता, न ही मैं गिरती और न ही मुझे ये लाश दिखती। हम दोनों टहल रहे थे सर कि अचानक से बहुत सारे ब्लोफ्लाइज हमारे ऊपर आ गए, और हम जानते हैं कि ब्लोफ्लाइज सिर्फ लाश पर ही मंडराते हैं, तो इसलिए हम घबरा के भागने लगे। तो अचानक से तान्या के पैर फिसलने पर वो एकदम से लाश के ऊपर जा गिरी। ब्लू फ्लाइज लाश के ऊपर ही मंडराती, आपको कैसे पता चला? सर, हम लोग साइंटिस्ट हैं और एक रेयर प्लांट जिसका नाम पिक्टोरस है, उसे हम लोग ढूंढ रहे थे। इसलिए हम लोग जानते हैं कि ये ब्लू फ्लाइज लाशों पर ही मंडराते हैं। कब से कैंपिंग कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? सर वैसे हम यहाँ पिछले 4 दिन से कैंपिंग कर रहे हैं। कल रात 2 किलोमीटर दूरी पे थे, आज शाम को ही यहाँ आए हैं। सर, और कुछ भी पता नहीं चला। ठीक है, लाश को फोरेंसिक लैब भेज दो। सर, हाँ, कैसी हुई इसकी मौत?
मौत गोली लगने से हुई है बस। ये देखो, ये देखो, इसकी खोपड़ी पर पीछे की तरफ गोली मारी है और गोली बहुत नजदीक से मारी है, जिसकी वजह से इसका सामने का आधा चेहरा भी गायब हो गया। बस गोली मार के ले जाके गाड़ दिया इस बेचारे को जंगल में। मतलब इसकी मौत गोली लगने से ही हुई है? हाँ, शरीर पे और कोई सिम्टम्स है नहीं बॉस, ना तो जहर के कोई ट्रेसेस हैं, ना ही चोट का कोई और निशान है। वैसे इसकी उम्र क्या होगी? बॉस, इसकी हड्डियों का केमिकल एनालिसिस तो बता रहा है कि इसकी उम्र 28 से 30 साल के बीच में होगी। तारिका बना रही है इसका चेहरा, उससे पता चल जाएगा कि मरने से पहले ये कैसी दिखती थी। और इसकी मौत कब हुई होगी? बॉस, लाश को देख के तो लगता नहीं कि इसको मरे हुए ज्यादा दिन हुए होंगे। ज्यादा दिन नहीं हुए होंगे? तो फिर इतनी बॉडी सड़ कैसे गई? बॉस, क्योंकि इस औरत की लाश जंगल में थी, इसलिए मैगेट्स, ये कीड़े जल्दी पैदा हो गए और इन्होंने अपना असर इसके शरीर पे जल्दी कर दिया। लेकिन थोड़ा वक्त दो, ये कीड़े खुद बताएंगे कि आखिर इसकी मौत हुई कब थी। कीड़े? सालू के साथ कीड़ों से कैसे पता चलेगा? सब पता चल जाएगा पेड़ी। सर, हाँ तारिका। मरने से पहले ये औरत कुछ ऐसी दिखती होगी। रेडी? हमारे रिकॉर्ड से पता लगाओ क्या किसी ने इस औरत के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई है क्या? यस सर। सचिन, ये तो अच्छा हो साइंटिस्ट लोग जंगल में कैंपिंग कर रहे थे, नहीं तो लाश वहीं पर पड़े पड़े सड़ जाती और किसी को पता भी नहीं चलता। हाँ सर, ये बात तो है सर। हाँ श्रेया, कुछ पता चला? हाँ सर, पिछले 6 महीनों में 15 औरतों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। और सर, इनमें से ये औरत का चेहरा सालू के सांप के बने हुए चेहरे से मिलता जुलता है। हाँ, लगता तो बिल्कुल वैसा ही है। और कोई सबूत मिला है? यस सर। सर, लाश के गले में ये जो हार मिला था, बिल्कुल ऐसा ही हार इस औरत के गले में भी है। हाँ, हार भी वैसा ही है। रिकॉर्ड के मुताबिक इस औरत का नाम निशा है, उम्र 28 साल। निशा? सर, सालू के साहब भी यही कह रहे थे कि उस औरत की उम्र तकरीबन 28 से 30 के आसपास होगी। इसके गायब होने की रिपोर्ट किसने दर्ज करवाई? उसके पति हर्षित ने। पति ने? हर्षित? और सर, ये कंप्लेंट उसने सिर्फ 4 दिन पहले ही दर्ज करवाई है। सिर्फ 4 दिन पहले? सिर्फ 4 दिन पहले? उस औरत का चेहरा देखकर तो लगता है कि उसकी मौत कम से कम 10-12 दिन पहले हुई है। वही तो समझ में नहीं आ रहा है सर, निशा के पति ने उसके गायब होने की कंप्लेंट इतनी लेट क्यों लिखवाई? ये तो अब निशा का पति हर्षित ही बताएगा। डॉक्टर हर्षित? आप ही डॉक्टर हर्षित हैं? जी, आप लोग? हम लोग सीआईडी से। आइए आइए, अंदर आइए। आइए आइए। नहीं, ठीक है। अच्छा डॉक्टर हर्षित, आपने रिपोर्ट लिखवाई थी कि आपकी पत्नी निशा पिछले 4 दिनों से गायब है। जी, 4 दिनों से गायब है यार? क्या उससे पहले मुझे नहीं पता, मैं खुद यहाँ पे नहीं था। कहाँ थे? मैं कुछ ऑफिस के काम से पूना गया हुआ था, 1 मई से 10 मई तक। मतलब 1 मई से पहले निशा आपके साथ यहीं थी, घर पे? जी, मगर आप लोग मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि हमें एक लाश मिली है और लाश के पास से ये
ये तो निशा का है। सर ये तो ओवर एक्टिंग करने लगा। करने दो सचिन, बड़े बड़े एक्टरों को देखा है हमने, करने दो। सर आप लोगों को निशा की लाश कहाँ मिली सर? यहाँ से कुछ दूर एक जंगल है, वहां से मिली। अच्छा डॉक्टर हर्षित, आपने अपनी पत्नी निशा से आखिरी बार कब बात की थी? सर जिस दिन मैं पूना के लिए निकला था उसी दिन बात हुई थी सर। उसके बाद मेरी बात नहीं हुई उससे। यू को यहाँ मुंबई में अकेला छोड़ दिया और बात करने की कोशिश तक नहीं की आपने? हाँ? कोशिश की थी सर मैंने, लेकिन उसका मोबाइल खराब था सर। अगर उसका मोबाइल खराब था तो लैंडलाइन पे फोन कर लेते। सर लैंडलाइन भी खराब था सर। क्या बात है, मोबाइल भी खराब लैंडलाइन भी खराब, बड़ा अजीब इत्तेफाक है। दोनों के दोनों फोन खराब सर। ये सब तो एक बहाने हैं डॉक्टर हर्षित। अगर आप चाहते तो किसी तरह से अपनी बीवी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते थे। हाँ? सर मैंने कोशिश की थी सर। हमारे नेबर मिसेस डिसूजा को भी बोला था कि चेक करने के लिए सर, लेकिन जब वो यहाँ आए तो निशा ने दरवाजा नहीं खोला सर। और हमारे पास कोई दूसरी चाबी भी नहीं है कि किसी को दे। और सर किसी के पास चाबी नहीं है सर हमारे घर की। हर्षित, हर्षित। हेलो सर, ये तेरा फोन। ठीक है, कौन है? सर मैं, ये मेरा बचपन का दोस्त अनुराग, इसी को दिया था मैंने फोन रिपेयर करने के लिए। पर तू रो क्यों रहा है? सब ठीक तो है? क्या हुआ? निशा। क्या हुआ निशा को? निशा अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या? कब? कैसे? उसी बात की तहकीकात चल रही है। अब तो आपको यकीन हो गया ना सर कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। डॉक्टर हर्षित, सच और झूठ का तो पता चल ही जाएगा। फिलहाल जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती आप शहर छोड़ के बाहर नहीं जा सकते हैं। श्रेया, निशा के सारे दोस्तों की जानकारी निकालो और उन सबको ब्यूरो बुलाओ। तुम सब निशा के करीबी दोस्त हो, है ना? तो क्या तुम में से कोई जानता है कि निशा की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी या फिर कोई निशा से नफरत करता था? निशा बहुत शांत और मिलनसार स्वभाव की लड़की थी। सबकी मदद करती थी। उसका कोई दुश्मन कैसे हो सकता है? आप पिछले कई सालों से निशा को जानते हैं। उसका आज तक कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ था। यहाँ तक कि वो कभी किसी पर गुस्सा भी नहीं करती थी, बुरा भला नहीं बोलती थी। बल्कि जब भी हम लोगों के बीच झगड़े होते थे तो सुलह वही कराती थी। हमें बहुत शौक लगा सर। हमें समझ नहीं आ रहा कि कोई भला निशा का खून कैसे कर सकता है। निशा का पति हर्षित वो तो 1 मई से लेकर 10 मई तक बाहर गांव गया था, मगर तुम लोग तो यहीं पर थे ना। तो क्या तुम में से किसी ने निशा के साथ बात की या फिर उसे मिलने की कोशिश की थी? क्या हुआ? है? तुम लोग चुप क्यों हो? तुम लोग निशा से मिले थे या नहीं? उससे बात की या नहीं? नहीं सर, निशा से बात किए बहुत टाइम हो गया। हम सब तो 15 दिनों के लिए राजस्थान घूमने गए थे। हाँ सर, ये 1 महीने पहले की बात है। और मैंने उसे उस टाइम में फ़ोन करके पूछा भी कि अगर तुम हमारे साथ आना चाहती हो तो, लेकिन उसने मना कर दिया सर। और हमारे वापस आने के बाद मेरी उससे कोई बातचीत नहीं हुई सर। क्यों? क्यों नहीं बात की? हैं? 1 महीना हुआ, तुम्हें से किसी ने भी निशा को फोन तक नहीं किया, उसकी पूछताछ नहीं की। अपने आप को उसके करीबी दोस्त कहलाते हो ना? हैं? वाह। और फिर वो है निशा का पति जिसे उसकी चिंता ही नहीं, और एक तुम निशा के सबसे करीबी दोस्त। वाह रे वाह दोस्त। सर लगता है कि निशा के परिवार वालों को निशा की चिंता थी ही नहीं, और ना ही उसके दोस्तों को। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर। ऐसी कोई बात नहीं तो फिर और क्या बात है? अगर तुम में से किसी को भी ख्याल होता ना निशा का,
तो आज बेचारी वो जिंदा होती। सर, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अब क्या कहना बाकी है, हैं? चलो बताओ। सर, मैं निशा से मिली थी। निशा से मिली थी? कब? 7 मई। 7 मई को मैं उसके घर गई थी उससे मिलने। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये बात मुझे कहनी चाहिए भी या नहीं। मैं इसमें फंसना नहीं चाहती। और तब निशा घर पे थी? जी हाँ, बिल्कुल सही सलामत। तुम्हें पूरा यकीन है 7 मई को ही तुम मिली थी निशा से? जी हाँ। अच्छा, तो उस वक्त निशा का बर्ताव कैसे था? मेरा मतलब है, क्या वो ठीक ठाक थी? कोई टेंशन वगैरह था उसे? जी हाँ, थोड़ी सी परेशान दिख रही थी, टेंशन में थी। मैंने जब उससे पूछने की कोशिश की तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो, लेकिन जब तक हमारा इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता तुम लोग शहर छोड़कर नहीं जाओगे, समझे? सर, अगर अंजलि 7 मई को निशा से उसके घर पे मिली थी तो इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है। फिर तो सर निशा का खून हर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि 1 मई से लेकर 10 मई तक हर्षित शहर में था ही नहीं सर। ऐसा हर्षित कह रहा है सचिन, हर्षित कह रहा है, लेकिन हमने कहां कंफर्म किया है कि वो 10 दिन के लिए शहर में था भी या नहीं। और फिर अगर वो 10 दिन के लिए बाहर गया भी तो 1 दिन के लिए वापस आकर भी जा सकता है। साळुंखे, बस खुली हुई लाश पर ये ब्लो फ्लाइज, जिसे साधारण तौर पर मक्खी कहते हैं, 10 मिनट के अंदर अंदर पहुंच जाती है। और लाश पर पहुंचने के कुछ ही देर में ये ब्लो फ्लाइज अंडे देना शुरू कर देती है। एक ब्लो फ्लाई एक साथ 250 से 300 अंडे दे सकती है। और फिर 10 से 12 घंटों के अंदर अंदर ये अंडे फूटने लगते हैं और इसमें से 2 मिलीमीटर लंबा लार्वा निकलता है। और फिर ये लार्वा लाश के मांस को खाता खाता बड़ा होकर के 8 से 10 दिन के अंदर एक प्यूपा बन जाता है। और फिर 3 से 4 दिन के अंदर अंदर इस प्यूपा में से निकलती है पूरी एडल्ट ब्लो फ्लाई। और ये ब्लो फ्लाई अपने अगले शिकार के लिए उड़ जाती है। बॉस, अंडे से लेकर के लार्वा होते हुए पूरी मक्खी बनने की इस पूरी साइकिल को कम से कम 13 दिन लगते हैं। और बॉस, मुझे इस लाश पर से एक ब्लो फ्लाई मिली और इसे स्टडी करने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं बॉस कि इसकी मौत कम से कम 13 दिन पहले हुई है। इसकी मौत कम से कम 13 दिन पहले हुई है? लेकिन सर, अंजलि तो कह रही थी कि वो 7 तारीख को निशा से मिली थी। हाँ, ये अंजलि झूठ बोल रही है हमसे, झूठ बोल रही है। निशा की सहेली अंजलि जितनी भोली दिखती है उतनी भोली है नहीं। पहले तो झूठी कहानी बनाई, अब खुद गायब है। हाँ सर, जरूर इस केस में उसका भी हाथ है, वरना वो हमसे झूठ नहीं बोलती कि 7 मई को वो निशा से मिली थी। सर, यहाँ तो ताला लगा हुआ है। ये डॉक्टर हर्षित भी तो गायब नहीं हो गया? पहले अंजलि और अब ये डॉक्टर हर्षित, दोनों के दोनों एक साथ गायब है। माजरा क्या है? अंदर चल के देखते हैं। घर का कोना कोना छान मारो। साहब। हाँ सचिन। सर, हर्षित तो दूर, उसके कपड़े भी नहीं होंगे। मतलब हर्षित भाग गया।
और श्रेया? सर ये देखिए, लगता है खून का निशान है। श्रेया, ये खून है या नहीं इसे कंफर्म करना पड़ेगा। जरा गाड़ी से ट्रेन लेना। सर कहीं इस हर्षित और अंजलि के बीच में कोई रिलेशन तो नहीं? हो सकता है सचिन, हर्षित और अंजलि ने मिलकर निशा का खून किया और अब दोनों गायब हैं। सर ये तो खून ही है। सर इसका मतलब डॉक्टर हर्षित ने निशा का खून इस घर में ही किया है। अगर डॉक्टर हर्षित ने निशा का खून यहाँ इस घर में किया तो उसकी लाश वहां जंगल कैसे ले गया होगा? गाड़ी से? और सर डॉक्टर हर्षित की गाड़ी तो बाहर ही खड़ी है। चलो देखते हैं। ये लो, डॉक्टर हर्षित हड़बड़ी में घर से तो भाग गया, और अपनी गाड़ी लेकर नहीं गया। सर हो सकता है जल्दबाजी में वो टैक्सी में चला गया हो, या फिर अंजलि की गाड़ी में भाग गया हो। ये भी तो हो सकता है कि वो अच्छी तरह से जानता था कि अगर वो अपनी गाड़ी लेकर जाएगा तो गाड़ी आसानी से ट्रेस कर ली जाएगी। सर एक बात नोट की आपने? फ्लोर मैट्स, सीट्स सब एकदम साफ, जैसे हाल ही में गाड़ी को अंदर से पूरी तरह से धो दिया गया। हाँ, ऐसी क्या चीज थी गाड़ी में जो डॉक्टर हर्षित को ये साफ करनी पड़ी? धूल या कुछ और? हाँ सर, ये देखिए यहाँ पे भी खून लगा हुआ है। डिक्की के अंदर खून के निशान। एक बात तो पक्की हो गई कि डॉक्टर हर्षित ने अपनी बीवी निशा को घर के अंदर मारा और फिर उसकी लाश को गाड़ी के डिक्की में डाल के जंगल में ले जाके फेंक दिया। एक काम करते हैं, आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करते हैं, किसी ने कुछ तो देखा होगा। मैंने कुछ नहीं देखा। अरे मैं अभी अभी तो अपने बेटी के घर से आई हूँ। बेटी के घर थी मैं, और मैं नहीं जानती ये हर्षित कहाँ है। माँ जी, आप अपने बेटी के घर कितने दिनों तक थी? ये लो, पहले मेरी सास थी मुझसे ये सब पूछने के लिए, और उसके बाद मेरा पति, और अब ये सीआईडी हमसे हिसाब मांगेगी। हम कहाँ थे, कितने दिन के लिए थे? अरे मेरी बेटी है और मेरी मर्जी है, मैं चाहे जितने दिन चाहूं अपनी बेटी के यहाँ रह सकती हूँ। तुम होते कौन हो मुझसे ये सब पूछने वाले? माँ जी आप तो बुरा मान गई, हमारा ये मतलब नहीं था। अरे मैं तो अपनी बेटी के यहाँ 4 दिनों के लिए गई थी। अरे उसके बच्चों की परीक्षा थी ना, तो थोड़ी मदद करने। अब ये तो बहुत अच्छी बात है माँ जी। हाँ, अब आई हूं ना, तब से बस अपना सामान अनपैकिंग और घर के काम में ही लगी हुई हूँ। कोई नहीं है मेरे यहाँ ऐसा जो मेरी मदद करेगा। माफ करो भाई, मैंने किसी को नहीं देखा। मैं कुछ नहीं जानती हर्षित कहाँ है, क्या कर रहा है। जाओ यहाँ से। ठीक है। सुनो, शायद मुझे कुछ पता है जी। वो घर भी अजीब है और वो निशा और हर्षित भी अजीब ही थे। क्यों माँ जी, अजीब क्या था? अरे बेटा, 4-6 दिन पहले की बात है। एक रात में टीवी पर अपना मनपसंद कार्यक्रम, शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम देख रही थी। तभी अचानक मुझे हर्षित के घर से अचानक किसी के जोर से चीखने की आवाज सुनाई दी थी। अरे कोई चीखा, ये जरूर कोई चीखा। और ये चीख इतनी रात को कौन हो सकता है? ये आवाज तो मुझे निशा की लग रही है।
अरे इनके घर की तो सारी लाइट्स बंद है, पर मैंने चीखने की आवाज तो यहीं से सुनी थी, और आवाज भी निशा की लग रही थी। निशा, पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई, चीखने की आवाज तो मुझे निशा की लगी। पता करती हूँ भाई, दरवाजा खटखटाती हूँ। निशा, अरे ओ निशा, निशा। हाँ। अरे लगता है सब सो सा गए होंगे, या फिर कोई डरावना भूत प्रेत का सीरियल देख रहे होंगे। अरे बाबा, मैं तो ऐसे सीरियल कभी न देखूं। सर ये औरत तो बड़े यकीन के साथ कह रही थी कि 6 दिन पहले रात में जो उसने चीखने की आवाज सुनी वो निशा की थी, और चीख सुनने के 20-25 मिनट बाद उन्होंने किसी गाड़ी की आवाज सुनी। इसका मतलब है कि डॉक्टर हर्षित ने लाश को अपनी गाड़ी में डाला और ले आके जंगल में फेंक दिया। ये सब मुमकिन है, मगर डॉक्टर सालुंके के हिसाब से निशा की मौत 12 दिन पहले हुई थी, और इस औरत ने निशा को 6 दिन पहले 6 मई को उसके चीखने की आवाज सुनी। ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर सालुंके भी गलत तो नहीं हो सकते। सालुंके! सालुंके! समझता क्या है तू अपने आप को? हाँ? समझता क्या है? क्या हुआ है? तो चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्लाओ नहीं तो क्या तारीफ करूं तेरी? तेरी वजह से पता है कितनी गड़बड़ हो गई? क्या बात है यार, साफ साफ तो बोलो। तो फिर साफ साफ सुन ले, दिमाग खराब हो गया तेरा। सटिया गया तू। अरे दिमाग, हाँ तू रिटायर हो जा तू। पर फ्रेडी सर, आखिर हुआ क्या है? अरे उससे क्या पूछते हो? मुझसे पूछो। पूछो ना, अपने बॉस से पूछो, सालुंके सर से पूछो। क्या क्या हुआ बताओ तो। तूने गलत इंफॉर्मेशन दी और उसकी वजह से निशा की केस बिगड़ गई है। सालुंके, क्या गलत इंफॉर्मेशन दी मैंने? क्या गलत इंफॉर्मेशन दी? तो सुन, तूने कहा था ना कि बॉस, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि निशा की मौत 13 दिन पहले हुई है, मतलब 30 अप्रैल को हुई है। कहा था ना? हाँ, तो इसमें गलत क्या है? क्या गलत है? सालुंके, निशा की मौत 13 दिन पहले नहीं, बल्कि 7 दिन पहले हुई है। 7 दिन पहले। समझो? कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत नहीं, गवाह है हमारे पास, गवाह है। गवाह? हाँ सालुंके साहब, निशा की पड़ोसी ने 6 मई की रात को निशा के चिकनी की आवाज सुनी थी। अरे पर ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता है। दिस इज इम्पॉसिबल। कैसे इम्पॉसिबल? हाँ, क्यों इम्पॉसिबल? ये ब्लो फ्लाइज मुझसे झूठ नहीं बोल सकती है प्रद्युमन। ये ब्लो फ्लाइज हैं, मक्खियां हैं, कोई इंसान नहीं है जो अपनी उम्र छुपा जाए। और आज तक मुझसे कोई गलती नहीं, तो आज मुझसे कोई गलती क्यों होगी यार? हो सकती है क्या सालुंके? गलती हुई है गलती तेरे से। तूने गलती की है सालुंके। जी कहिए। क्या 1 मई से 10 मई तक डॉक्टर हर्षित आपके होटल में ठहरे हुए थे? क्या नाम बताया आपने? डॉक्टर हर्ष। हाँ सर, 1 मई से 10 मई तक डॉक्टर हर्षित इसी होटल में ठहरे थे। यही है? सर ये डॉक्टर हर्षित है या नहीं ये नहीं बता सकती, पर कुछ दिन पहले इन्हें होटल में देखा जरूर था। सर यही है डॉक्टर हर्षित। तो पक्का मालूम? हाँ सर, जब भी ये पुणे आते हैं हमारे ही होटल में ठहरते हैं। सर ये देखिए सर, ये क्या है? 6 मई सुबह 10:32 से 7 मई रात 8:45 तक डॉक्टर हर्षित ने डू नॉट डिस्टर्ब का इंस्ट्रक्शन दे रखा था। लेकिन 2 दिन तक डॉक्टर हर्षित अपने कमरे में कर क्या रहे थे? सर अपने कमरे में तो क्या, होटल में भी नहीं थे। होटल में ही नहीं थे? जी सर। कहाँ गए थे? अब ये तो मुझे पता नहीं सर, पर वो बहुत जल्दी में कहीं जा रहे थे और फोन पर किसी से गुस्से में बात करते हुए जा रहे थे। अच्छा, डॉक्टर हर्षित यहाँ अपनी गाड़ी से आए थे या? नहीं सर, टैक्सी से आए थे। थैंक यू। एक बात तो साफ है, डॉक्टर हर्षित 6 मई को पुणे से मुंबई गया, निशा का खून किया, सारे सबूत मिटाए और 7 मई को वापस पुणे आ गया। हो सकता है निखिल, लेकिन इस बात का हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि डॉक्टर हर्षित यहाँ से मुंबई ही गए थे। तो अब पता कैसे चलेगा सर? वो अपनी गाड़ी तो लाए नहीं थे, तो जहां भी गए होंगे टैक्सी से ही गए होंगे। एक काम करते हैं, टैक्सी स्टैंड से चल के पता लगाते हैं। सब बताइए ना, हुआ क्या है?
प्लीज बताइए क्या हुआ। सब गड़बड़ हो गया तारिका। वो प्रद्युम्न सही था, मैं गलत था। क्या? ये मैगट्स गलत थे। क्या कह रहे हैं आप सर? असलम की क्यों बुलाया? बस दरअसल तुम ठीक थे, लेकिन मैं भी गलत नहीं था। क्या मतलब? पूरी बात सुन लो। बॉस, मैं जिन कीड़ों को टेस्ट कर रहा था वो कीड़े नकली थे। क्या मैगट्स नकली थे? हाँ। ये कैसे हो सकता है? सड़ों ये कैसे हो सकता है? हाँ? तूने ही तो कहा था ना कि ये मक्खियां इंसानों की तरह अपनी उम्र झूठी नहीं बता सकती। फिर ये कैसे हुआ? बॉस, ये मक्खियां अभी भी झूठ नहीं बोल रही। फिर वही बात सुन लो। ये कीड़े हैं तो 13 दिन पुराने, लेकिन ये निशा की लाश के नहीं है। क्या? निशा की लाश के नहीं है? नहीं। तो फिर किसके? ये कीड़े किसी और के हैं। बॉस, किसी और लाश पर से किसी ने कीड़े उठाकर निशा की लाश पर लाकर के रख दिए। सर, इसका मतलब उसकी मौत 6 मई को ही हुई थी, उस गवाह के मुताबिक 7 दिन पहले। हाँ बस, तो ये बात है। इसीलिए वो 7 दिन का फर्क मौत में है। मतलब कोई चाहता था कि हमें लगे कि निशा की मौत 7 दिन पहले नहीं बल्कि 13 दिन पहले हुई है। मगर सर, ऐसा काम कौन कर सकता है? ऐसा काम वही कर सकता है फ्रेडी, जो बड़ा होशियार है, चालाक है, जो लाशों के सड़ने के बारे में जानता है, जो मैगट्स के बारे में जानता है, और वो है डॉक्टर हर्षित। डॉक्टर हर्षित। ध्यान से देखो, शायद देखा हो। नहीं साहब, नहीं देखा। नहीं देखा? भाई साहब, ये आदमी आपकी टैक्सी में बैठा था क्या? हाँ साहब, कुछ दिन पहले ये साहब हमारी टैक्सी में सफर किए थे। बहुत जल्दी में थे, मुझे अच्छे से याद है। इतने अच्छे से कैसे याद है तुम्हें? क्योंकि साहब वो जबरदस्ती बिना बताए मेरी टैक्सी में घुस गए थे। बहुत जल्दी में थे। कहाँ लेके गए थे इन्हें? साहब महाबलेश्वर। महाबलेश्वर? हाँ साहब, बहुत गुस्से में थे और हड़बड़ाए हुए थे। बोले जल्दी से महाबलेश्वर चलो। महाबलेश्वर जाने की ऐसी क्या जल्दी थी डॉक्टर हर्षित को? साहब, अपुन को महाबलेश्वर नहीं जाना था। अपुन की गाड़ी तो पंचगनी तक जाती है, लेकिन वो बहुत जबरदस्ती की है और अपुन को एक्स्ट्रा पैसा देने का वादा किया तो अपुन राजी हो गया। सर, डॉक्टर हर्षित पुणे से मुंबई नहीं बल्कि महाबलेश्वर गए थे। अच्छा, तुम्हें याद है महाबलेश्वर में तुमने इन्हें कहाँ छोड़ा था? रास्ते का नाम, होटल? हाँ साहब, टैक्सी में ये लगातार किसी से फोन पे बात कर रहे थे और महाबलेश्वर के होटल के बारे में कुछ बोल रहे थे। कौन सा होटल? साहब, होटल गैलेक्सी स्टार। लेकिन जैसे हम वहाँ पहुंचे तो उन्होंने मुझे 500 के 3 नोट दिए और छुट्टा भी वापस नहीं लिया और बहुत जल्दी में अंदर घुस गए। सर, पुणे के होटल स्टाफ ने भी यही कहा था कि फोन पे बातें करते करते जल्दबाजी में निकल गए। टैक्सी के अंदर भी फोन पे लगातार बात कर रहे थे किसी से। आखिर वो बात किससे कर रहे थे? ये तो महाबलेश्वर जाके ही पता चलेगा। होटल गैलेक्सी स्टार। आप चिंता मत कीजिए सर, आप आइए और बस पार्टी के मजे लीजिए। बाकी सब हम लोग मैनेज कर लेंगे। ओके, थैंक यू। वेलकम सर। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? CID? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ सर? आप बस जवाब दीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे। कोई सीरियस बात है सर? सीरियस ही समझिए। हम लोग एक ऐसे आदमी के बारे में पूछताछ करने आए जो 6 मई को आपके होटल में आया था। सर, यहाँ तो रोज बहुत सारे गेस्ट आते हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? हम इनकी बात कर रहे हैं। ये आदमी, ये तो वही पागल आदमी है सर। मुझे तो पहले से लगा कि ये आदमी सही नहीं है। पागल आदमी? नहीं, ये डॉक्टर है। इनका नाम हर्षित है। डॉक्टर है? पर सर उस दिन तो एकदम पागलों की तरह बर्ताव कर रहा था ये। अच्छा, ये यहाँ पे आए कब थे? सर अभी बताता हूँ। छह मई को आए थे सर और एकदम से हड़बड़ाए हुए से आए थे और सीधे रिसेप्शन पे आके पूछने लगे कि मेरी पत्नी कहाँ है, मेरी पत्नी कहाँ है।
पत्नी? उनकी पत्नी यहीं ठहरी हुई थी? नहीं सर, लेकिन वो बोल रहे थे कि उनकी पत्नी निशा मुसीबत में है, उसकी जान को खतरा है और हमने उन्हें फ़ोन करके यहाँ महाबलेश्वर बुलाया। क्या? हाँ सर, वो बोल रहे थे कि होटल गैलेक्सी स्टार के मैनेजर ने उन्हें फ़ोन करके यहाँ बुलाया था। कौन है मैनेजर? सर मैनेजर तो मैं ही हूँ, पर मैंने कोई फ़ोन नहीं किया था और निशा नाम की कोई औरत भी यहाँ पर नहीं ठहरी थी। तो फिर वो ये सब कैसे कह रहे थे? हाँ सर, बोल रहे थे कि उनकी पत्नी ने यहाँ किसी आदमी से झगड़ा मोल लिया है, बहुत कहा सुनी हुई है और मैंने उन्हें फ़ोन करके यहाँ बुला लिया और कहा कि वो अपनी पत्नी को बचा लें। उसके बाद क्या हुआ? बस सर, हमने उन्हें बहुत समझाया कि हमने कोई फ़ोन नहीं किया। बस सर, उसके बाद उसका फ़ोन आया और वो बात करते हुए चले गए। अच्छा, वो किससे बात कर रहे थे, कुछ सुना आपने, या किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे? नहीं सर, हमने तो बस चैन की सांस ली कि वो यहाँ से चले गए। ठीक है निखिल, अगर 6 मई को डॉक्टर हर्षित यहाँ महाबलेश्वर में थे, तो फिर 6 मई को मुंबई में निशा का खून किसने किया? बड़ा चालाक है ये खूनी। प्लानिंग करके पहले उसने निशा का खून किया और फिर खून के इल्जाम में फंसा दिया हर्षित को। हाँ सर, खूनी ने काफी मेहनत की है ये साबित करने की कि खून 10 से 12 दिन पहले हुआ है, यानी कि अप्रैल 28 से 30 के बीच। लेकिन सर, खूनी ये क्यों साबित करना चाह रहा था कि निशा का खून 28 से 30 अप्रैल के बीच ही हुआ है? क्योंकि श्रेया उन दिनों में हर्षित शहर में ही था, शहर में, और खूनी चाहता था कि हम हर्षित पर शक करें। लेकिन सर, हमें ये तो पता चल ही चुका है कि खून 5 से 6 दिन पहले हुआ है, लेकिन इसी दौरान खूनी ने हर्षित को पुणे से महाबलेश्वर क्यों बुलाया? क्यों? वो इसलिए सचिन कि उसने सोचा होगा कि अगर हमें पता भी चल जाए कि खून 10-12 दिन पहले नहीं बल्कि 5-6 दिन पहले हुआ है, तब भी हम शक करेंगे हर्षित पर ही। वो कैसे सर? श्रेया, खूनी ने पहले निशा का खून किया और फिर उसी दिन वो महाबलेश्वर चला गया और फिर महाबलेश्वर से उसने फोन किया पुणे में हर्षित को और उसे बुला लिया महाबलेश्वर। और खूनी अच्छी तरह से जानता था कि हम लोग पुणे के होटल में जाकर पूछताछ जरूर करेंगे और हमें यह पता चल जाएगा कि उसी दौरान हर्षित होटल से 1-2 दिन के लिए गायब, और हमारा शक और भी पक्का हो जाएगा। लेकिन सर, खूनी घर के अंदर घुसा कैसे होगा? खिड़कियां, दरवाजे सब सही सलामत था, बिल्कुल भी तोड़फोड़ नहीं की गई थी। सर, ये भी तो हो सकता है कि खूनी निशा को अच्छी तरह से जानता हो और इसीलिए उसके घर में आसानी से घुसा, निशा का खून किया और उसके बाद गाड़ी की चाबी ली, लाश को गाड़ी में डाला और जंगल निकल गया। हो सकता है सर, ये भी हो सकता है कि खूनी ने गाड़ी और घर दोनों की डुप्लीकेट चाबियां बना ली। ये भी हो सकता है। इस निशा के घर के आसपास जो भी चाबी बनाने वाला है, उसे जरूर याद होगा कि किसने उससे घर की चाबी और गाड़ी की चाबी एक साथ बना के ली थी। और इस हर्षित के मोबाइल फोन रिकॉर्ड चेक करो, पता चल जाएगा किसने उसे पुणे में फोन किया था महाबलेश्वर बुलाने के लिए। इस चाबी वाले से पूछ के देखते हैं। बोलो साहब, कौन से ताले की चाबी बनानी है? तुमने कौन से ताले की चाबी बनाई थी वो जानना है। क्या साहब, क्या बात कर रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। समझ जाओ, हम सीआईडी से। सीआईडी? मैंने कुछ नहीं किया साहब। अरे, मैंने कब कहा कि आपने कुछ किया है? हो सकता है किसी ने आपसे कुछ करवाया हो। अच्छी तरह से याद करके बताना। कोई आदमी आया था तुम्हारे पास 2-2 डुप्लीकेट चाबियां बनवाने, एक अपने घर के लिए, एक अपनी गाड़ी के लिए। याद है ना साहब, एक साहब आया था 8 या 9 दिन पहले, उसके घर की चाबी खो गई थी, तो बोला चाबी बनानी है। हम बोले ठीक है बना देंगे, अपना तो काम ही है चाबी बनाना। लेकिन जब तक उससे घर का दरवाजा नहीं देखेंगे तब तक चाबी कैसे बनाएंगे? फिर उसने क्या कहा? पहले तो कुछ नहीं बोला, उसका मुंह तो एकदम छोटे एक लीवर के ताले के माफिक हो गया। फिर कुछ सोच के बोला कि ठीक है चलो। यानी कि तुम उसके घर गए थे? घर के बाहर तक गया था, उसके दरवाजे का लॉक देख के बोला कि आधे घंटे में बना देगा। फिर उसने अपनी गाड़ी दिखाई, बोले इसकी भी चाबी बना डालो, सेफ्टी के लिए एक चाबी और चाहिए। अपन ने बोला ठीक है बना देता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसका घर कहाँ है? बस आगे से राइट में सेकंड गली में सेकंड घर। सर, ये तो डॉक्टर हर्षित के घर की तरफ इशारा कर रहा है। क्या वो आदमी यही था? नहीं साहब, ये नहीं था। तुम्हें उस आदमी की शक्ल याद है ना? याद है ना साहब, ऐसे कस्टमर को कौन भूलेगा। अरे मुंह मांगा पैसा दिया था, डबल पेमेंट दिया था, डबल। निखिल, इसको ब्यूरो लेके जा और स्केच आर्टिस्ट के साथ बैठा, पता तो चले कि वो आदमी था कौन। देखो, जिसने भी तुमसे चाबी बनवाई ना, उसके चेहरे की एक एक बारीकी बताओ हमारे आर्टिस्ट को, समझे? भूल मत करना। हाँ श्रेया,
नंबर के बारे में क्या पता चला? सर अभी तक तो कुछ पता नहीं चल पाया, कोशिश जारी है सर। जल्दी करो श्रेया, हमारे पास वक्त बहुत कम है। यस सर। सर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि खूनी ने हर्षित को महाबलेश्वर क्यों बुलाया? मुंबई भी तो बुला सकता था। ये गलतियों कभी नहीं करता। अगर हर्षित मुंबई आता तो उसे पुणे के होटल में से चेकआउट करना पड़ता, और मुंबई आते उसे पता चल जाता कि निशा गायब है, तो जाकर पुलिस में दर्ज करता रिपोर्ट। समझ में नहीं आ रहा कि ये खूनी चाहता क्या था सर? खूनी चाहता था एक तीर में दो शिकार। मतलब निशा का खून और हर्षित को सजा? दोनों का दुश्मन था एक खूनी। सब पता चल गया। 5 तारीख को हर्षित को इस नंबर से फोन किया गया था। कहाँ का नंबर है ये? सर महाबलेश्वर के किसी एसटीडी बूथ का नंबर है ये। महाबलेश्वर के किसी एसटीडी बूथ का नंबर? सर ये खूनी हर कदम सोच समझ कर उठा रहा है। हाँ, बड़ा चालाक समझता है अपने आप को, लेकिन उसे मालूम नहीं सीआईडी वालों से पंगा लिया है उसने। सर स्केच रेडी है। यही है वो? इसी ने तुमसे चाबी बनवाई थी? हाँ साहब, यही है वो। इसने अपने को डबल पैसा दिया था। इसका चेहरा कैसे भूल सकता हूँ मैं? माय गॉड। सर इस आदमी को देख के यकीन ही नहीं होता कि ये वही आदमी है जिसने खून किया। हाँ, पहले निशा का खून किया और फिर अपने आप को बचाने के लिए इसने हर्षित को भी गायब कर दिया है। मार भी सकता है ये हर्षित को। इसका फोन नंबर तो है ना हमारे पास, बस फोन करो, पता लगाओ है कहां पर ये, और फिर उठाओ इसे। हर्षित, कैसा लग रहा है? डर लग रहा है? हाँ? छोड़ दो मुझे। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? छोड़ दो मुझे। क्या बिगाड़ा है? हाँ? इतनी जल्दी भूल गया तू? याद कर 6 साल पहले की वो शाम, जब उस जुर्म के लिए तूने मुझे जेल भिजवाया था। वो जुर्म जो मैंने कभी किया ही नहीं था। मुझे लगा तुम इस बात को भूल चुके हो। हर्षित, ऐसी बात को कोई कैसे भूल सकता है? कैसे भूल सकता है? मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकता। वो 6 साल जेल में मैंने कैसे काटे हैं मुझे पता है। वो पल पल की घुटन मैंने सही है, तेरी सजा मैंने काटी है। और तू कह रहा माफ कर दूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुझे तेरे किए की सजा जरूर मिलेगी, और वो सजा मैं दूंगा तुझे। मैं। क्या करोगे तुम? इतनी जल्दी क्यों है? हाँ, अभी बताता हूँ। तुझे पता है एक गोली कहाँ गई? पता है? नहीं। इस गोली से एक का खून कर चुका हूं मैं। किसका? तुम्हारी प्यारी बीवी निशा का। नहीं। हाँ, चिल्ला मत, ऊंची आवाज पसंद नहीं है मुझे, चीख मत। तो 6 साल की सजा बंदूक की 6 गोलियां लेंगी। पहली गोली चली निशा पर, दूसरी चलेगी तेरे पर। तुझे पता है जब मैं जेल में था ना, यही सोचता था कि बाहर जाकर तेरे से बदला कैसे लूंगा। हर एक गोली हर एक साल का बदला लेगी तेरे से, जो जेल में मैंने काटे हैं। दर्द हुआ? हाँ? रोना आ रहा है? बहुत रोना आ रहा है? मुझे भी आया था। कर दो मुझे, माफ कर दो मुझे। मैं तुझे माफ नहीं कर सकता हर्षित, नहीं कर सकता। तेरी वजह से मेरी मंगेतर ने सगाई तोड़ दी, फिर मेरा संसार कभी नहीं बन पाया। लेकिन तू तो डॉक्टर बन गया ना, शादी कर ली, संसार बना लिया। मेरा क्या? मेरी पूरी जिंदगी, मेरा करियर बर्बाद हो गया। जिंदगी भर के लिए मेरे पे ठप्पा लग गया है, एक खूनी का, एक क्रिमिनल का। और तू कह रहा माफ कर दूं तेरे को? सर सिग्नल इधर से आ रहा है। किधर है? देखिए सर। किधर? मैं जेल में सड़ता रहा, जिंदगी को कोसता रहा। सर ये तो वही जंगल है जहाँ खूनी ने निशा की लाश को गाड़ा था। इस सदमे में मेरी माँ गुजर गई तेरी वजह से। कहीं खूनी ने हर्षित को भी तो नहीं मार दिया? शायद अभी नहीं। मार दिया होता तो खूनी भाग जाता। सिग्नल यही है, मतलब है यहीं कहीं। सर सिग्नल इधर से आ रहा है। इधर? हाँ सर। मैं अनाथ हो गया, अकेला हो गया, बदनाम हो गया मैं। मैं टूट गया, मैं बिखर गया। मुझे उन 6 सालों का हिसाब चाहिए। तुम बचोगे नहीं अनुराग,
जेडी तुम्हें पकड़ ही लेगी, फांसी होगी तुम्हें, फांसी। सर सिग्नल सबसे आ रहा सर। फांसी तो होगी, उससे पहले मैं तुझे फांसी दूंगा। नहीं, इसको हॉस्पिटल लेके जाओ जल्दी। अभी भी भाग रहा है। कॉलेज में मैं हर्षित और निशा का दोस्त था। हॉस्टल में हर्षित के हाथों एक लड़के का खून हो गया। उसने उस जुर्म में मुझे फंसा दिया। उस झूठे खून के इल्जाम में मुझे 6 साल जेल में काटने पड़े। जेल से निकलने के बाद हर्षित से झूठी दोस्ती का नाटक किया तुमने। ये तेरा फोन। ये कौन है? ये मेरा बचपन का दोस्त अनुराग। मैं बदला लेना चाहता था, जैसा उसने मुझे झूठे इल्जाम में फंसाया था, मैं भी उसे फंसाना चाहता था। निशा का खून करके? निशा के घर की डुप्लीकेट चाबियां मैंने बनाई, और जब निशा अकेली थी मैंने उसका खून कर डाला। मैंने उसके घर का फोन और मोबाइल खराब कर डाला ताकि वो हर्षित से बात ना कर सके। मैंने जानबूझकर उसके खून के छींटे जगह जगह छोड़ दिए ताकि सीआईडी को लगे कि हर्षित सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो जेल जा सके उस जुर्म के लिए जो उसने कभी किया ही नहीं था। लेकिन अंजलि को क्यों अगवा किया तुमने? क्योंकि ये हर्षित की मदद कर रही थी, उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। इस लड़की की वजह से मेरा बना बनाया प्लान बर्बाद हो जाता। मुझे गुस्सा आया, मैंने उसे किडनैप किया और अपने पास यहाँ रख लिया, जंगल में। मैं हर्षित के साथ दोस्ती निभा रही थी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने डॉक्टर हर्षित को महाबलेश्वर क्यों बुलाया? ये मेरा प्लान बी था, ताकि अगर सीआईडी को किसी तरह पता चल भी जाए कि खून 6 मई को हुआ था, तब भी शक हर्षित पर जाए, ताकि सीआईडी को लगे कि 6 मई को हर्षित पुणे से मुंबई आया, निशा का खून किया, तो 7 तारीख को वापिस चला गया। प्लान ए, प्लान बी सब फ्लॉप हो गए। जब तुम्हें लगा कि तुम्हारा भांडा फूट जाएगा, तो तुम अंजलि और डॉक्टर हर्षित को यहाँ जंगल में लेके आए उनका खून करने। लेकिन तुम्हारा बैड लक, सीआईडी टाइम पे आ गई। डॉक्टर हर्षित को तो उनके किए की सजा मिलेगी, लेकिन तुम्हें कानून को गुमराह करने और निशा के खून करने के जुर्म में कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, शायद फांसी। नीचे बिठा से, नीचे बिठा। मुंह खोल इसका, मुंह खोल। देख लिया ना उससे पंगा लेने का अंजाम, उससे पंगा लेगा। बॉस, ये उंगली एक लड़की की है जिसकी उम्र 22 से 25 साल के बीच में है। सर कोई और खास बात? हाँ, एक खास बात पता चली है। ये उंगली जिस किसी भी लड़की की है, उसे जरूर कोई किडनी की तकलीफ और फंगल इन्फेक्शन हुआ है। इतनी कम उम्र में किडनी की बीमारी? बीमारियां आजकल उम्र देख के नहीं होती हैं फ्रेडी। निखिल, एक काम करो, पता लगाओ इस हफ्ते भर में 22 और 25 साल की उम्र की कितनी लड़कियां गायब हुई हैं और उनके गायब होने के रिपोर्ट्स लिखवाए गए हैं। हाँ सर, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि उस लड़की की उंगली वहां तक पहुंची कैसे? मच्छी ले लो, मच्छी, ताजी ताजी मच्छी, पापलेट, सुरमई, झींगा, मच्छी ले लो, ताजी ताजी मच्छी, मच्छी ले लो, मच्छी, ताजी ताजी मच्छी। मच्छी ताजी है ना? एकदम ताजी। दो हाथ। बांगड़ा, कोनी, पापलेट कैसा दिया है? 800 सहा। 800 कुछ है? अरे पापलेट बेच रही या सोना? अरे क्या साहिब, मैं मजाक करते हैं। सोना किधर 800 में मिलेगा? एकदम सही भाव है।
ये 500 रख और सारी पापलेटे बांध दे। नहीं नहीं साहब, मेरा आदमी बहुत मेहनत करके मच्छी पकड़ के लाता है, ये भाव नहीं परवड़ेगा। ठीक है, ये 100 और 600 रख। चल ना आपका ना मेरा, 750 लूंगी। बोलो बांधू मच्छी? 600 अपना आखिरी ऑफर है, वरना बाजार में और भी बहुत अच्छी जगह अच्छी मच्छी मिलती है। हाँ साहब आप उधर से ही लो, आपका भी भला होएगा, उनका भी भला होएगा। दो हाथ दो जरा। ये तो अजीब मुसीबत है। मच्छी ले लो मच्छी। अजीब मच्छी वाली है तो। ताजी ताजी मच्छी। अरे वो मच्छी वाली झींगा है क्या? है भाभी, आइए। मच्छी ले लो मच्छी। ओ ताई यहाँ ना, आली आली। सिंगाड़ा है क्या? आहे आहे, हात दे मला। हे बघा, देखने में तो ठीक लग रही है, जरा काट के बताना। क्या मेम साहब, बाहर से जितना ताजा है अंदर से भी उतना ही ताजा है। ये देखो। ये क्या है? ओके भाई। भाभी ने फोन किया ना? जी, जरा इससे पूछिए इस मछली में इंसान की उंगली कहाँ से आई? मुझे कुछ नहीं मालूम साहब, सच्ची मुझे कुछ नहीं मालूम। क्या मतलब कुछ नहीं मालूम? ये मछलियाँ तुम ही लाई थी ना? जी साहब, 5 साल से मच्छियाँ बेच रही हूँ, पर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ साहब। ये मछलियाँ तुम्हारा पति पकड़ता होगा? जी, पर वो तो बहुत सीधा आदमी है, उसने कोई गड़बड़ नहीं की। तो फिर ये मच्छी कहाँ से पकड़ के लाया? वो तो नहीं मालूम, वो ही बता सकता है। बुलाओ उसे। कि वो मच्छियाँ पकड़ने गया है, शाम तक लौटेगा। बाकी की मच्छियों में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक काम करो, ये कार्ड रखो, तो बोलो CID ब्यूरो आके मिले। जी साहब। फ्रेडी, इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं मतलब? कुछ बात तो जरूर है। फ्रेडी देखो, जब मैं परेशान था ना तो तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का किया था। आज मेरी बारी, चलो बताओ क्या है? सर, मुझसे एक बहुत बड़ा जुर्म हो गया है और उस जुर्म का प्रायश्चित तो मैं कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा है। जुर्म किया? कैसा जुर्म? कैसे बताऊं सर, बताते हुए भी शर्म आ रही है, खुद पे गुस्सा आ रहा है। मैं इतना बड़ा गुनाह कैसे कर सकता हूँ? अरे ऐसा क्या गुनाह किया है? चलो मुझे बताओ प्लीज। एक शर्त पे बताऊंगा। ठीक है, क्या शर्त है बोलो? किसी को बताओगे तो नहीं? अरे फ्रेडी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। देखो, तुमने मेरी बात अपने तक रखी थी, तुम्हारी बात भी मैं अपने तक रखूंगा। चलो बोलो। कान में बताऊंगा। ठीक है। इतनी सी बात है, इस बात के लिए तुम अपने आप को गुनहगार कह रहे थे, मुजरिम कह रहे थे? अरे आप हंस रहे हो सर? एक शादीशुदा आदमी के लिए ये एक बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह। आदमी खुद का जन्मदिन भूल जाए तो भी चलता है, लेकिन उसे कभी भी अपनी सासू माँ का जन्मदिन नहीं भूलना चाहिए। अब सारी बात समझ में आई मुझे। तुम अपनी सासू माँ का जन्मदिन भूल गए, राइट? और इस बात को लेके भाभी जी नाराज हो गए, राइट? नाराज? अरे सर, उसने मुझे घर का खाना देना बंद कर दिया है। पिछले 2 दिन से मैं बाहर का खाना खा रहा हूँ। पेट का बैंड बज गया है, बैंड। ये आवाज कैसे? अरे सर कुछ नहीं, फ्रेडी के पेट के रोने की आवाज है सर। फ्रेडी, तुम्हारे पेट के रोने की आवाज थी ये? माय गॉड, कितनी बार कहा है तुम्हें अपने खाने पीने का ध्यान रखो। अरे जाओ जरा दौड़ो, कसरत करो। क्या? चलो जाओ, मछुआरे को लेकर आओ जिसके मछली में से उंगली मिली थी। जाओ और दौड़ के जाओ।
मिसिंग पर्सन ब्यूरो से क्या पता चला? सर इस हफ्ते 5 ऐसी लड़कियों की रिपोर्ट लिखवाई गई है जो मिसिंग है, जिनकी उम्र 22 से 25 के बीच में है। 5 लड़कियां हैं 22 और 25 साल की उम्र की। उनके घर वालों से जाकर पूछताछ करनी पड़ेगी, अच्छी तरह से पूछताछ करनी पड़ेगी। सर, अरे वो मछली जिसमें से उंगली मिली थी, कहाँ पकड़ी थी तुमने वो? साहब वो मछली मैंने समुंदर से पकड़ी थी। समुंदर से? सर इतने बड़े समुंदर में एक लड़की को ढूंढना बड़ा मुश्किल है। वही तो, अगर एक बार पता चल जाए ना कि वो उंगली है किस लड़की की, तो सारा राज धीरे धीरे खुल जाएगा। वही तो राज है उस उंगली के पीछे। पर क्या, और है किसकी वो उंगली? क्या है ये राज? किरण की तो मौत हो गई। सर हम तो किरण के बारे में जानकारी हासिल करने आए थे, लेकिन यहाँ तो जी आप माफ कीजिएगा, आप किरण के पिताजी? हाँ जी मैं ही हूँ, किरण का अभागा पिता। देखिए मैं जानता हूँ ये वक्त गलत है, पर हमें किरण के बारे में आपसे कुछ सवाल पूछने थे। क्या आप पुलिस वाले? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? सीआईडी से? पूछो, क्या पूछना चाहते हो? दरअसल हमें एक उंगली मिली है, कटी हुई उंगली, और हमें शक है कि वो उंगली आपकी बेटी किरण की है। देखिए हमारी जवान बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, हम लोग वैसे भी बहुत सदमे में हैं, और आप इस तरह की बातें करके हमारे गम का बोझ और मत बढ़ाइए। संभालो अपने आप को। मैं आपका दुख समझता हूँ। क्या किरण को किडनी की बीमारी थी? हाँ, लेकिन ये बात आपको कैसे मालूम? और उसे फंगल इन्फेक्शन भी था। जी, किडनी फेलियर की वजह से। देखिए जिस किसी की भी ये उंगली है उसे ये बीमारी थी। अगर आप बुरा ना माने तो हम किरण का हाथ चेक कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं इस तरह आपको अपनी मरी हुई बेटी का सबके सामने अपमान नहीं करने दूंगी। शांत हो जा शारदा, इन्हें जांच करने दो। ठीक है, अगर आपके लिए जरूरी है तो आप कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। सर इसकी उंगलियां तो ठीक हैं मगर नाखून नहीं है। हाँ सर। किरण तो लापता थी, फिर ये आपको कब मिली? कल ही मिली हमें इसकी लाश, आरके हॉस्पिटल के मॉर्ग रूम से। मॉर्ग रूम? जी हाँ। देखिए मैं जानता हूँ ये आपके लिए आसान नहीं है, पर हमें किरण की लाश फॉरेंसिक लैब ले जानी होगी जांच के लिए। बिल्कुल नहीं, शांत हो जा। आप ऐसा नहीं कर सकते। शारदा शांत हो जा, शारदा। किरण की लाश को फॉरेंसिक लैब भेजने का इंतजाम करो। आसान ये उंगली किरण की नहीं है ना? हाँ बस, ये उंगली किरण की नहीं है। तो फिर किसकी है सर? ये उंगली किसी 50 से 55 साल के बुजुर्ग की है। लेकिन सर आप ही ने तो कहा था कि ये उंगली किसी लड़की की है। हाँ कहा था, लेकिन उस वक्त मैंने सिर्फ नाखून के बलबूते पर कहा था। मगर सर यार गलती हो गई, मानते हैं हमसे गलती हो गई, हम भी इंसान है बॉस। हाँ हाँ सारंखे यार, मगर प्रॉब्लम ये है कि किरण के घर वाले उसका अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाने वाले थे बॉडी। बहुत तकलीफ हुई थी अभिजीत और निखिल को जब वो वहां पहुंचे थे। आई एम सॉरी बॉस, रियली वेरी सॉरी। लेकिन अब मैं कंफर्म हूँ, ये उंगली किसी 50 से 55 साल के बुजुर्ग की है और उसे ब्लड कैंसर था। ब्लड कैंसर? हाँ सर, और उनको मरे हुए 4-5 दिन हो चुके होंगे। कुछ और पता चला? हाँ, ये देखो बॉस, ये उंगली बहुत बुरी तरह से कुचल गई है किसी भी वजह से। किसी एक्सीडेंट की वजह से? हाँ हो सकता है। निखिल एक काम करो,
किरण की बॉडी उसके घर वालों को सौंप दो और उनसे कहो कि हमसे गलती हो गई और हम माफी चाहते हैं। रजत, पता लगाना पड़ेगा किसी ऐसे आदमी का जिसकी उम्र 50-55 की है और जिसे ब्लड कैंसर है और जिसकी उंगली बुरी तरह से कुचल गई है एक्सीडेंट में। देखते हैं इस हॉस्पिटल से क्या पता चलता है। एक्सक्यूज मी, हम लोग सीआईडी से आपसे कुछ पूछताछ करनी है। सीआईडी? क्या बात है सर, किसी का खून हो गया क्या? हाँ, हमें ये पता करना है कि कुछ दिन पहले आपके हॉस्पिटल में एक 50-55 साल के बुजुर्ग अपना कैंसर का इलाज कराने आए थे क्या? सर यहाँ सभी मरीज कैंसर का इलाज कराने ही आते हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं सर? उन्हें ब्लड कैंसर था और एक हादसे में उनके हाथ का आगे का हिस्सा खराब हो गया था, इसीलिए उन्होंने ऑपरेशन भी कराया था उसका। अरे बाप रे, जिस इंसान को कैंसर था उसके साथ ही हादसा भी हो गया। जिंदगी भी ना पता नहीं कितना कष्ट देती है कई लोगों को। सर मैं चेक करके बताता। प्लीज। हाँ सर, आप ठीक कर रहे हैं। ऐसे ही एक बुजुर्ग की डिटेल है यहाँ पे। अच्छा, नाम क्या उनका? सर इनका नाम पुनीत नाम है सर इनका। एड्रेस क्या? सर 32 VRB रोड, ज्योति नगर। ज्योति नगर। जी कहिए। सीआईडी। सीआईडी? आप लोग मेरे पापा के सिलसिले में बात करने आए हैं ना? क्या वो मिल गए? जी नहीं, दरअसल बात थोड़ी सीरियस है। सीरियस? क्या हुआ सर? सर मेरे पापा ठीक तो है? जवाब दीजिए सर। बात यह है कि हमें कटी हुई उंगली मिली है। कटी हुई उंगली? जी हाँ, और हमें शक है कि वो उंगली आपके पिता पुनीत जी की है। क्या? ये नहीं हो सकता। नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है, यही सच है। कहाँ मिली उंगली? मछली के अंदर। मछली के अंदर से? जी हाँ। लेकिन आप लोग इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो उंगली मेरे पापा की ही है? देखिए, वो उंगली किसी 50-55 साल के आदमी की है जिसे ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर? हे भगवान, मेरे पापा को भी ब्लड कैंसर था। कहीं वो उंगली। संभालिए अपने आप को। ये बताइए, आपके पिताजी गायब कैसे हुए? 3 दिन पहले मेरे पापा फैक्ट्री में काम कर रहे थे तो उनके दोनों हाथ मशीन के अंदर आ गए और जब मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया तो। डॉक्टर हटिए, रास्ता दीजिए, मेरे पापा को बहुत दर्द हो रहा है, रास्ता दीजिए। कोई है? डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर! एक डॉक्टर भी नहीं है मेरे पापा को देखने के लिए। घबराना मत पापा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, ठीक है? डॉक्टर, 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 डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। अरे ऐसे कैसे अंदर घुसे आ रहे हैं आप? मेरे पापा की हालत बहुत खराब है। कहाँ है वो? बाहर स्ट्रेचर पे। आप प्लीज आइए मेरे साथ। कहाँ है आपके पिताजी? यहीं पे तो थे, कहाँ चले गए? ये कैसा मजाक है? ये मजाक नहीं डॉक्टर साहब, यहीं पे तो थे। मैं भी उन्हें स्ट्रेचर पे लाया था। पापा, 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 नर्स, मेरे पापा कहाँ हैं? मैं अभी उन्हें स्ट्रेचर पे लेके आया। नहीं, मैंने नहीं देखा आपके पापा को। नहीं देखा, नहीं देखा। पापा, भाई साहब, मेरे पापा कहाँ हैं? हाँ, मेरे पापा कहाँ हैं? मुझे क्या पता? नहीं पता। कहाँ गए मेरे पापा? पापा, पापा, पापा। कौन से हॉस्पिटल में गए थे आप? आरके हॉस्पिटल। आरके हॉस्पिटल? सर, ये तो वही हॉस्पिटल है ना जिसके मॉर्ग में किरण की लाश रखी गई थी? कहीं इन दोनों बातों का आपस में कोई संबंध तो नहीं? आरके हॉस्पिटल। सालुंके, तरीका सालुंके कहाँ है? हाँ सर, सालुंके सर, वो एक्चुअली सर। एक्चुअली वो कहाँ है? सालुंके कहाँ है? सर दरअसल बात यह है कि मैं क्या कह रही थी। कहाँ है सालुंके? कुछ गड़बड़ किया है क्या उसने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? वहां क्यों देख रही हो? सालुंके, सर वहाँ पे मत जाइए, वहाँ पे कोई नहीं है। सालुंके, सालुंके, ये क्या बचपना है? नहीं कुछ नहीं, वो मैं क्या? हाँ? जरूर कुछ गड़बड़ की है तूने? नहीं, गड़बड़ कुछ नहीं की बस। तो फिर ऐसे छुप के क्यों बैठा? मैं निकलता हूँ, बाहर निकलता हूँ, लेकिन एक शर्त है। अरे फिर बचपना? तुम मुझे कुछ कहोगे नहीं। तू पहले बाहर आ। हाँ, निकलता हूँ।
क्या हुआ बता? क्या गड़बड़ की है तूने? नहीं, गड़बड़ कुछ नहीं की है बॉस। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता है? बॉस, वो जो उंगली है, हाँ, वो उंगली एक लड़की की भी है और एक आदमी की भी। क्या कहा तूने? ये उंगली एक लड़की की भी है और एक आदमी की भी? हाँ। क्या बात कर रहे हैं साळुंखे साहब? एक उंगली तो एक ही इंसान की हो सकती है ना। अब ये उंगली एक आदमी और एक लड़की दोनों की कैसे हो सकती है? वो इसलिए रजत, ये पूरी की पूरी उंगली है तो पुनीत जी की, लेकिन उस पर जो नाखून लगा हुआ है वो है किरण का। ये उंगली है पुनीत की, पर नाखून लगा है किरण का। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि नेल ग्राफ्टिंग किया है? एग्जैक्टली बॉस, यही मैं कहना चाहता हूँ बॉस। ये जो उंगली थी ये कुचली हुई थी और इस कुचली हुई उंगली पर किसी का नेल ग्राफ्ट किया गया है। नेल ग्राफ्टिंग का मतलब है अगर नाखून टूट जाए तो उसकी जगह पे ऑपरेशन के जरिए किसी और का नाखून लगवाना। अरे वाह, आज सूरज किधर से निकला भाई? आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं? अरे नहीं साळुंखे, किसी भी ग्राफ्टिंग में, मेरा मतलब है ऑर्गन ग्राफ्टिंग में, चलो हम नेल ग्राफ्टिंग समझते हैं। अगर उंगली आदमी की है तो उसके ऊपर नाखून लगेगा आदमी का ही, और अगर लड़की की उंगली है तो उस पर नाखून लगेगा लड़की का, है ना? नहीं तो ये रिजेक्ट हो सकता है। बिल्कुल। तो फिर ये क्या है? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ बॉस, ये क्या है? ये किस अनाड़ी डॉक्टर ने किया है? ऐसा तो कहीं होता ही नहीं है। मगर जो कुछ भी हुआ है आरके हॉस्पिटल में ही हुआ है, क्योंकि पुनीत भी गया था आरके हॉस्पिटल में और किरण की लाश भी मॉर्ग में थी आरके हॉस्पिटल में। तो गड़बड़ जो कुछ भी है उस आरके हॉस्पिटल में ही है। जी कहिए। मैं सीआईडी से हूँ। पुनीत जी के बारे में आपसे कुछ पूछताछ करनी है। पुनीत? कौन पुनीत जी? राहुल के पिताजी, ये राहुल। कुछ याद आया आपको? ये अपने पिता के इलाज के लिए आपसे विनती करता रहा और इसी बीच पुनीत जी हॉस्पिटल से गायब हो गए। अच्छा, राहुल के पिताजी, इनकी बात कर रहे हैं आप? सर, वो हॉस्पिटल से कहाँ चले गए किसी को कुछ पता नहीं चला। कमाल, कैसा हॉस्पिटल है? एक घायल मरीज यहाँ से गायब हो जाता है और किसी को कुछ पता नहीं चलता। सर, पहले तो मुझे लगा कि वो मजाक कर रहा था, लेकिन जब बाद में पता चला तो सचमुच सर मुझे बहुत बुरा लगा। नहीं साहब, मैंने नहीं देखा। वो आदमी कहाँ गया? तुमने कुछ देखा कैसे नहीं? एक आदमी हॉस्पिटल से अचानक गायब हो जाता है और तुम कहते हो कि तुमने कुछ देखा ही नहीं। पुनीत जी के हाथों से खून बह रहा था, वो दर्द से करा रहे थे और किसी ने कुछ देखा ही नहीं। कमाल है साहब, मैं बिल्कुल आपसे सच कह रहा हूँ। मैंने उन्हें अंदर आते हुए तो देखा था, पर बाहर जाते नहीं। वो इस गेट से बाहर नहीं गए। अगर इस गेट से बाहर नहीं गए तो क्या हॉस्पिटल में कोई और भी रास्ता क्या बाहर निकलने का? हाँ साहब, शायद वो दूसरे गेट से गए होंगे। दूसरे गेट से? अच्छा, उस गेट पे कोई वॉचमैन रहता है? जी साहब, वहाँ रघु नाम का वॉचमैन बैठता है। अच्छा, वो गेट किस तरफ है? साहब, उस तरफ है। तो आपने भी उस घायल आदमी को यहाँ से जाते हुए नहीं देखा? जी नहीं। कमाल है। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम सारिका है। मेरे डॉक्टर राकेश के साथ अपॉइंटमेंट है नेल ग्राफ्टिंग के लिए। एक मिनट में। हेलो डॉक्टर, मिस सारिका आई है आपसे मिलने के लिए। ओके डॉक्टर, आप जा सकती हैं। थैंक यू। यहाँ नेल ग्राफ्टिंग भी होती है? जी हाँ, नेल ग्राफ्टिंग होती है यहाँ पे। हो, लगता है पुनीत जी का ऑपरेशन यहीं हुआ होगा। आशा, कुछ पता चला? सर, नेल ग्राफ्टिंग का ऑपरेशन इस हॉस्पिटल में किया जाता है। इसका मतलब जो कुछ भी हुआ है इस हॉस्पिटल में ही हुआ होगा। हो सकता है सर। हाँ निखिल, ओके ठीक है, तुम हॉस्पिटल के पीछे वाले गेट पे रहो, मैं मिलता हूँ। तुम लोग जरा नेल ग्राफ्टिंग एक्सपर्ट से बात कर लो, मैं अभी आता हूँ। हाँ निखिल। सर, ये रघु हैं। उस दिन गेट पे ड्यूटी पे यही थे, अभी सो रहे हैं। सर, लगता है हमारे देश के आधे वॉचमैन को ही बीमारी है ड्यूटी पे सोने की। ये बीमारी कम हो जाएगी तो जुर्म भी कम हो जाएंगे। हटाओ इसे। हट हट। क्या यार, इतना अच्छा सपना देख रहा था, तुमने बेवजह जगा दिया। अच्छा, क्या देख रहे थे सपने में आप? देख रहा था कि मैं हमारे देश की क्रिकेट टीम का कैप्टन बन गया। मैच चल रहा है और आखिरी बॉल पर जीतने के लिए 6 रन चाहिए। मैच खत्म। सीआईडी। माफ करना साहब, ड्यूटी पे सोता है? सोने की पुरानी बीमारी है साहब, छूटती नहीं। अगर फिर से ड्यूटी पे सोया ना तो सीधा जेल में जाएगा, समझा? नहीं साहब, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। अच्छा ये बता, अभी 2-4 दिन पहले इस गेट से किसी बुजुर्ग आदमी को जाते हुए देखा जिनके दोनों हाथ से खून बह रहा था? हाँ साहब, उसे कैसे भूल सकता हूँ मैं।
कहाँ जा रहे हैं? अपना इलाज करवाइए ना। खून भरा है। अरे बाहर एक बीमारी फैल सकती है। मुझे बहुत बुजुर्ग का याद आ गया। मैं बाद में आऊंगा। उसके बाद वो दाएं तरफ की ओर चला गया। दाएं तरफ? दाएं तरफ क्या? दाएं तरफ शायद ऑटो स्टैंड की तरफ चला गया होगा वो। इधर आगे ऑटो स्टैंड है क्या? हाँ साहब। ठीक है, चलो देखते हैं। अरे सुनो, यहाँ इधर पीछे हॉस्पिटल से 2-3 दिन पहले एक आदमी आया था जिसके दोनों हाथ से खून बह रहा था। उसको तुमने देखा था क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा। अरे सुनो भाई साहब, ये सामने वाली हॉस्पिटल से 2-3 दिन पहले एक आदमी आया था जिसके दोनों हाथों से खून बह रहा था। कहीं छोड़ा उसे अपने ऑटो में? अरे सुनो भाई साहब। जी साहब। ये सामने वाले हॉस्पिटल से 2-3 दिन पहले एक आदमी आया था जिसके दोनों हाथों से खून बह रहा था। उसे आपने अपने ऑटो में कहीं छोड़ा क्या? जी साहब, याद आया। मैंने तो उसे अपने ऑटो में बिठाया था साहब। उसके दोनों हाथों से इतना खून बह रहा था कि मेरी ऑटो के अंदर चारों तरफ खून ही खून हो गया। और शाम को मुझे ऑटो धोना भी पड़ा अपना। कहाँ छोड़ा? कहाँ था उस आदमी को तुमने? साहब याद आया, पुष्पा रोड के पीछे ना एक पुरानी झील है, वहाँ छोड़ा था उसको। सर, ऐसी हालत में एक आदमी इलाज कराने के बजाय पुरानी झील की तरफ क्यों जाएगा? ये बात तो है। जरूर कुछ ना कुछ होगा उस झील के पास में। अच्छा, जब उस आदमी को झील के पास छोड़ा था, वहाँ पे कोई और आदमी भी था? नहीं साहब, वहाँ कोई नहीं था, बल्कि वो जगह ना एकदम सुनसान थी। मतलब जो कुछ भी हुआ है उस पुरानी झील के पास ही हुआ है। शायद किसी ने पुनीत को मार के उसमें डाल दिया और फिर उसकी उंगली उस झील के अंदर मछली के पेट तक पहुंच गई। मुझे कल तक तुम सबके असाइनमेंट्स चाहिए, ओके? सर प्लीज एक हफ्ता और दे दीजिए। नो जिमी, जिंदगी में डेडलाइन की कुछ अहमियत होती है, उसका पालन करना सीखो। अरे आप लोग? जी हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? जी हाँ, सीआईडी। तुम लोग जाओ। ओके सर। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? इस हॉस्पिटल में नेल ग्राफ्टिंग एक्सपर्ट आप ही हैं ना? जी हाँ। तो आप ये बताएंगे कि किसी आदमी की उंगलियों पे औरत के नाखून लगाए जा सकते हैं? वैसे तो लगाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं। हम यहाँ लड़के के हाथ में लड़के के और लड़कियों के हाथ में लड़कियों के ही नाखून लगाते हैं। तो फिर आपने पुनीत के हाथों पर किरण के नाखून क्यों लगाए? कौन पुनीत और किस किरण की बात कर रही हैं आप? हम इस पुनीत और इस किरण की बात कर रहे हैं। ये पुनीत है और ये किरण। कुछ याद आया आपको? अरे ये तो... जी हाँ, लाश की फोटो है। नहीं, मैं इन दोनों में से किसी को नहीं जानता। देखिए, आप झूठ मत बोलिए। ये पुनीत है जो अपने बेटे के साथ यहाँ पे आए थे, इनका एक्सीडेंट हुआ था। और ये किरण जो आपके हॉस्पिटल के मॉर्ग रूम में थी। देखिए, इस हॉस्पिटल में सैकड़ों मरीज होते हैं, मैं सबके नाम तो याद नहीं रख सकता। मैं आपके सवाल के जवाब में इतना ही कहूंगा कि मैंने ऐसी नेल ग्राफ्टिंग कभी नहीं की। आपने नहीं किया तो इस हॉस्पिटल में किसी और ने किया होगा। मगर मेरे अलावा कोई भी डॉक्टर इस हॉस्पिटल में नेल ग्राफ्टिंग करना जानता ही नहीं। लेकिन आपके स्टूडेंट्स तो जानते हैं ना? मेरे स्टूडेंट्स? जी हाँ, आपके स्टूडेंट्स। उनका नाम नंबर चाहिए हमें। नाम और नंबर? जी हाँ। क्यों? उनकी खातिरदारी जो करनी है, और उसके लिए उन्हें ब्यूरो ले जाना होगा। देखिए, हमें अच्छी तरह से पता चल चुका है कि मिस्टर पुनीत की नेल ग्राफ्टिंग तुम में से किसी ने की है। बताओ, किसने की है? सर, हम लोग तो स्टूडेंट है, पढ़ाई करते हैं, हम ऐसे क्यों करेंगे? जीके हॉस्पिटल के नेल ग्राफ्टिंग सर्जन का कहना है कि उन्होंने इस तरह की नेल ग्राफ्टिंग बिल्कुल नहीं की। तो बचते हैं सिर्फ आप लोग। बोलिए, आप में से कौन है जिसने ये नेल ग्राफ्टिंग की? कौन है जिसने किरण की उंगलियों के नाखून पुनीत जी को लगाए? सर, अगर हमें नेल ग्राफ्टिंग करनी होती तो हम लड़की के नाखून पुनीत जी को क्यों लगाते? ये तो हमारे उसूलों के खिलाफ है सर। वो इसलिए क्योंकि उस वक्त किरण की लाश भी तुम्हारी हॉस्पिटल के मॉर्ग रूम में पड़ी हुई थी। तुम लोगों ने सोचा कि क्यों ना किरण के ही नाखून लगा दिए जाए। अरे क्या हुआ, तुम्हें तो बड़े पसीने आ रहे। लो पहुंच लो। ऐसी तो कोई बात नहीं है। रेडी? इसे सिर्फ पसीना ही नहीं आ रहा है, इसके तो हाथ भी कांप रहे हैं। नाम क्या है तुम्हारा? जिमी। जिमी, कहीं ये नेल ग्राफ्टिंग तुम्ही ने तो नहीं की? नहीं सर। देखो जिमी, झूठ मत बोलो। झूठ बोलना भी एक अपराध है, समझे? सर माफ कर दो सर, गलती होगी। पुनीत अंकल की नेल ग्राफ्टिंग मैं नहीं की थी। जिमी, तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो? मैं क्या करता, मैं मजबूर था।
ओह नो, ये कैसे हुआ? आपका तो बहुत खून बह रहा है। काम करते वक्त बेचारे का हाथ मशीन में आके बेटा उंगलियों के नाखून खराब हो गए। अंकल, अगर नाखून खराब हो गए हैं तो हो सकता है नेल ग्राफ्टिंग करानी पड़े। पर बेटा इसमें तो बहुत खर्च आएगा। देखो बेटे, ना तो इनकी इतनी हैसियत है और ना ही इनके बेटे राहुल की इतनी हैसियत जो लाखों रुपए के इलाज का खर्च उठा सके। देखिए अंकल, मैं 25-30 हजार तो दे सकता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा नहीं बेटा, तुम गलत समझ रहे हो। हमें पैसे नहीं चाहिए। तुम्हें नेल ग्राफ्टिंग आती है ना? हाँ अंकल। बस बेटा, हम ये चाहते हैं कि तुम मेरी उंगलियों को नाखून लगा दो। नहीं अंकल, आप तो जानते हैं ना कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, और अंकल मुझे ये सब करने की अनुमति नहीं है। नहीं बेटा, हमें पूरा विश्वास है कि तुम ये कर सकते हो। नहीं अंकल। हाँ बेटा, और फिर तुम डॉक्टर लोगों की भलाई के लिए तो बन रहे हो ना? हाँ अंकल, पर मना मत करना। अगर मेरा हाथ बेकार हो गया तो फिर मैं खर्चा कैसे चला पाऊंगा बेटा? ठीक है अंकल, मैं आपके लिए करूंगा, लेकिन अभी नहीं, रात को। और आप लोग पिछले दरवाजे से आना प्लीज अंकल। इसके बारे में किसी को पता ना चले। नहीं बेटा, किसी को भी पता नहीं चलेगा। इस बारे में राहुल को भी मत बताना। ठीक है अंकल, आप अपना ख्याल रखना। शुक्रिया बेटा। सर, पुनीत अंकल राहुल को ये बात इसलिए नहीं बताना चाहते थे क्योंकि वो जानते थे कि इलाज के लिए पैसा ना होने की बात सुनकर राहुल बहुत उदास हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा। फिर भी तुमने ये गलत काम किया है। अपने डॉक्टरी ज्ञान का गलत फायदा उठाया तुमने। सर, मैं क्या करता? जिन हाथों ने मुझे बचपन में झूला झुलाया, चोट लगने पर मरहम लगाया हो, सर जिन हाथों ने मुझे भूख लगने पर खाना खिलाया हो, उन हाथों को खून से लहूलुहान कैसे छोड़ देता? सर, मैं पुनीत अंकल के साथ ऐसा कैसे कर सकता था सर? ठीक है, फिलहाल आप लोग जा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर हम आपको फिर बुलाएंगे। जी सर। पुनीत जी हॉस्पिटल से सीधा पुरानी झील की तरफ गए थे। उन्हें अब झील के आसपास ही तलाशना होगा। कुछ तो बोलिए सर। सर आप कुछ बोलेंगे नहीं तो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। कहाँ आ गए सर? सर आप लोग ऐसे चुप रहेंगे तो प्लीज सर बताएं ना, हम लोग यहाँ पुरानी झील पे क्यों आए सर? क्योंकि पुनीत जी हॉस्पिटल से सीधे यहीं आए थे और हमें शक है कि नहीं सर, आप प्लीज ये मत कहिएगा कि आपको शक है कि मेरे पापा की लाश इस झील में है। मेरे पापा जिंदा है सर। मेरा दिल कह रहा है कि उन्हें कुछ नहीं हो सकता, उन्हें कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। आप लोग तलाशी शुरू कीजिए। मिला क्या? सर कुछ भी नहीं है। मैंने कहा था ना सर, मेरे पापा बिल्कुल ठीक है। पापा बिल्कुल ठीक है। देखो राहुल, जब तक अच्छी से तलाशी नहीं ले लेते कुछ कहा नहीं जा सकता। ढूंढो और ढूंढो। सर चाकू मिला है। चाकू लेके आओ। और अंदर जाके देखो। सर यहाँ लाश है सर। लाश? लाश? लाओ बाहर लेके आओ। ए जल्दी आओ। चलो पकड़ो, लाश निकालो। संभाल के। पापा! पापा! ये नहीं हो सकता। आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। संभालो अपने आप को। वादा कीजिए सर, जिस इंसान ने मेरे सर से मेरे पापा का साया हटाया है, आप उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
प्लीज वादा कीजिए सर। मैं वादा करता हूं जिसने भी पुनीत जी की हत्या की है उसे सिर्फ और सिर्फ फांसी होगी। आप लोग साहब? हम लोग सीआईडी से हैं। यहाँ के मैनेजर या मालिक जो कोई भी है जल्दी बुलाओ उन्हें। जी साहब। क्या हुआ साहब? मैं इस फैक्ट्री का मालिक हूँ हरीश, और ये है यहाँ के मैनेजर दिलीप। मिस्टर हरीश, आपके फैक्ट्री में पुनीत नाम का एक आदमी काम करता था। हमें उसकी लाश पुरानी झील में से मिली है। लाश? जी हाँ, लाश। जिस दिन उसकी मौत हुई ठीक उसी दिन आपकी फैक्ट्री में काम करते हुए उसका हाथ किसी मशीन में आ गया था ना? हाँ साहब, आया था साहब। लेकिन साहब इसमें मशीन की कोई गलती नहीं है। पुनीत खुद ही बहुत लापरवाही से काम करता था साहब। बिल्कुल नहीं साहब, हमने पुरानी मशीनें बदलने के लिए इन्हें कई बार कहा, इन्होंने एक भी नहीं सुनी। अब इसका नुकसान तो हम मजदूरों को उठाना पड़ता है साहब। साहब ये झूठ बोल रहा है। मेरे पास सारी मशीनों की रसीदें हैं, आप खुद चेक कर लीजिए। मशीनों को ज्यादा साल नहीं हुए। वो तो हम बाद में देख लेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पे पुनीत के खून के बारे में जानने आए हैं। क्या पुनीत का खून हुआ? हाँ, खून। पहले किसी ने पुनीत को चाकू से मारा और फिर उसकी लाश को झील में फेंक दिया। पर साहब ऐसा क्यों करेगा कोई? और पुनीत की किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी। दुश्मनी थी ना, इस गगन के साथ। अब मुझसे? हाँ साहब, इस गगन ने पुनीत से 5,000 रुपए लिए और उसके बार बार समझाने के बावजूद भी ये उसके पैसे वापस नहीं कर रहा था। ये सच है साहब कि मैंने 5,000 रुपए पुनीत से उधार लिए थे, मगर 5,000 रुपयों के लिए मैं पुनीत का खून क्यों करूंगा? क्यों नहीं? तुमने सोचा होगा कि पुनीत को मारकर वो पैसे वापस लौटाने ही नहीं पड़ेंगे। ये क्या बकवास है, सरासर झूठ है साहब। मैंने इनके ऊपर इल्जाम लगाया ना साहब, तो ये लोग उल्टा मुझे ही फंसा रहे हैं साहब। अच्छा, पहले ये बताओ कि जब पुनीत गायब हुआ उस दिन उसका बर्ताव कैसा था? साहब वो काफी परेशान सा था और घबराया हुआ था साहब। परेशान था, घबराया हुआ था, क्यों? उसकी वजह तुमने जानने की कोशिश नहीं की? हाँ, मैंने उससे कई बार जानने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। आप लोगों को मालूम है पुनीत की परेशानी की वजह क्या थी? साहब पक्का तो नहीं मालूम, मगर शायद वो रमेश जी की वजह से परेशान होंगे। रमेश? कौन रमेश? वो साहब कोई नहीं साहब, कोई नहीं। देखो, अपने मालिक से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी बात है खुल के बोलो। साहब जिस दिन पुनीत जी गायब हुए थे उसके ठीक एक दिन पहले रमेश जी भी गायब हुए थे। रमेश गायब हो? ये रमेश यहाँ पे फैक्ट्री में काम करता था? जी साहब। आपने रमेश के गायब होने की रिपोर्ट नहीं लिखवाई पुलिस में? मैं लिखाने जा रहा था साहब, पर इन साहब ने मना कर दिया। साहब मैं घबरा गया था कि पुलिस के चक्कर में कहीं मेरी इस फैक्ट्री को ताला ना लग जाए। ताला तो अब भी लगेगा आपके फैक्ट्री में। विनीत, फैक्ट्री को सील कर दो। यस सर। यहाँ तब तक काम नहीं होगा जब तक हम इस केस के जड़ तक नहीं पहुँच जाते हैं, समझे? अरे साहब ऐसा मत कीजिए, इस फैक्ट्री से कई मजदूरों के घर चलते हैं। क्यों मालिक, आज हमारे घरों की बड़ी फिक्र हो रही है? नहीं गगन, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। हाँ, देख लेना। जरूर इस पुनीत के खून का राज रमेश के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये बात तो पक्की है कि ये उंगली पुनीत की है। हाँ बॉस, और ये बात भी पक्की है कि इसका खून इसी चाकू से हुआ है जो आपको झील में मिला था। कुछ नई बात बता सालूंगी। नई बात बताने के लिए बुलाया। आओ, ये देख रहे हो क्या है? पानी। रेडी सर, पानी के ऊपर तैरता हुआ कुछ नजर आ रहा है? तेल? बिल्कुल, और ये तेल मिला है मुझे पुनीत जी के पेट में। मतलब समझते हो इसका फ्रेडी? समझ गए सालुंके साहब, झील की पानी में तेल था जो पुनीत के पेट में चला गया। नहीं फ्रेडी, ये तेल पहले से इनके पेट में था। सर कहीं पुनीत ज्यादा तला हुआ खाना तो नहीं खाता था? नहीं फ्रेडी, तला हुआ खाना खाने से ये तेल पुनीत के पेट में नहीं आया है। ये तेल पुनीत को पिलाया गया है, जबरदस्ती पिलाया गया है। सर पुनीत जी तेल की फैक्ट्री में काम करते थे ना, तो फिर वहीं कहीं। बिल्कुल सही रजत, बिल्कुल सही। पुनीत की मौत का राज वहीं पर छुपा हुआ है जहां पर ये काम कर रहा था, उसी ऑयल फैक्ट्री में।
विनीत, तुम यहाँ पे देखो, मैं वहां देखता हूँ। काफी ढीली है यहाँ पे। विनीत! यस सर। एक काम करो भाई, गाड़ी में से खोदने के लिए कोई सामान लेके आओ। यस सर। प्लीज खोदना शुरू करो। एक मिनट, हाथ से हटाओ। सर, कहीं ये रमेश की लाश तो नहीं? साहब, जिस दिन पुनीत जी गायब हुए थे उसके ठीक एक दिन पहले रमेश जी भी गायब हुए थे। हो सकता है जिस बात का डर था वही हुआ। एक काम करो विनीत, इस ऑयल फैक्ट्री के मालिक और यहाँ के वर्कर्स, उन सबको यहाँ पे बुलाओ। यस सर। साहब, ये तो रमेश है। रमेश की लाश को यहाँ गाड़ रखा है और हम में से किसी को कुछ खबर नहीं। तो मिस्टर हरीश, क्या कहना है आपका? मैं क्या कहूँ सर, मुझे नहीं मालूम कि ये लाश यहाँ कैसे आ गई। लाश? इस लाश का नाम रमेश है। इसका नाम जरा इज्जत से लीजिए। आपकी तिजोरियां भरने में इसने भी खून पसीना बहाया है, समझे? सर, इस रमेश को भी उसी तरह चाकू घोंप कर मारा गया है जिस तरह पुनीत को मारा था। इसका मतलब है दोनों का खूनी कोई एक ही है, और वो खूनी इस फैक्ट्री में से कोई है। नहीं नहीं साहब, हम में से कोई रमेश जी को क्यों मारेगा? ये तो हमारे दोस्त थे। कौन किसका दोस्त था और किसका दुश्मन बहुत जल्द पता चल जाएगा। वो कैसे? आज शाम 7 बजे MI रोड पे एक गवाह खूनी का नाम बताने वाला है। उसने खुद पुनीत का खून होते हुए देखा है। क्या? जी हाँ। बस आज शाम तक का इंतजार है, फिर पता चल जाएगा खूनी कौन है और वो होगा सलाखों के पीछे। अरे तुम? हाँ मैं। तुम जिंदा हो? तुमको क्या लगा मैं मर गया? ये सब बुलेट प्रूफ जैकेट का कमाल है। ये देखो। रुक जा! रुक जा!
ये आदमी हाथ से छूटना नहीं चाहिए। सर, ये तो हाईवे की तरफ भाग रहा है। हाईवे तक पहुंचने से पहले ही मोटर लेनी पड़ेगी। तेरी तो ये घूंघट तो उतार। ओ, तुम हो। क्या सोचा था सीआईडी से बच के भाग जाओगे? गलती हो गई साहब, माफ कर दीजिए मुझे साहब। दो खून हो गए साहब। चुप! दो खून करने को तुम गलती कहते हो? गलती! बहुत बड़ा जुर्म किया है तुमने। क्या करता साहब, और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। अच्छा, और कोई रास्ता नहीं था? ऐसी भी क्या मजबूरी थी? क्या मजबूरी थी? सुनाओ मैं। साहब, रमेश के साथ मिलकर मैं फैक्ट्री से तेल चोरी करता था और फिर उसी तेल में मिलावट करके बाजार में ऊंचे दामों में बेचता था साहब। जिस थाली में खाते थे उसी थाली में छेद करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? कभी कभी इंसान पैसे की लालच में अपने रास्ते से भटक जाता है साहब। मैं भी भटक गया था साहब, और शायद रमेश को अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो मुझसे कहने लगा था कि बहुत जल्द ये सब बंद करना होगा। मेरी बात को समझ दिलीप, बेईमानी की घी की रोटियों में वो सुकून नहीं है जो ईमानदारी की रूखी सूखी रोटियों में सुकून है। हाँ। अच्छा बेटा, तेरा पेट भर गया तो अचानक से तेरे जमीर में ईमानदारी के दीपक जलने लगे। एक बात याद रख, ईमानदारी के दिए को गरीबी की हवा के झोंके पल भर में बुझा देते हैं। नहीं दिलीप, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपने मालिक को और ज्यादा धोखा नहीं दे सकता, इसलिए आज से इस काले धंधे में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता भाई। बस तू मत दे मेरा साथ, मैं ये काम अकेला भी कर सकता हूँ। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं मालिक को सब कुछ बता दूंगा। तो ईमानदारी की चिंगारी इतनी भड़क चुकी है तो आज मैं तुझे दिखाता हूँ इस चिंगारी को मैं कैसे बुझाता हूँ। चलो ले चलो इसे, ले चल। चलो चलो जल्दी चलो। संभालो संभालो संभालो, जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी करो, कोई देख ना ले। जल्दी खोलो, जल्दी करो, कोई देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। जल्दी करो, इधर से खोदो, खींचो इसे। उठाओ, डाल दो, कोई देख लेगा तो मुसीबत हो जाएगी। मैंने देख भी लिया है और सुन भी लिया है। मैं रमेश की कुर्बानी हुई बर्बाद नहीं होने दूंगा। तुम लोग अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना वरना क्या कर लोगे? अगर तुमने अपना मुंह किसी के सामने खोला तो तुम्हें भी यहीं सुला दूंगा इसके साथ। मैं तुम लोगों से डरने वाला नहीं हूं। तुम लोग आज ही अपने आप को सीआईडी के हवाले कर दो, वरना मैं खुद सीआईडी को फोन लगाऊंगा। पुनीत, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा, सोच लो, वरना तुम्हारा भी एक बेटा है ना। जाओ, सोच समझ लो अच्छी तरह। रमेश का खून करते हुए पुनीत ने तुम्हें देख लिया तो तुमने पुनीत को भी मार डाला। पुनीत को मैंने उसकी जिंदगी बचाने का मौका दिया था। नोटों से मैंने उसका मुंह बंद करना चाहा था, लेकिन वो अपनी गरीबी में ही खुश था। पैसों की चमक से भी उसकी ईमानदार आंखें चौंधिया नहीं पाई साहब। क्योंकि सच्चा इंसान था वो, एक सच्चा इंसान।
जिसकी ईमानदारी तुम खरीद नहीं सके, और फिर इसलिए तुमने उसका हाथ मशीन में डाल दिया। हाँ साहब, लेकिन वो खुश नसीब था कि उस समय बच गया। पुनीत, तो फिर क्या सोचा तुमने? सोच लिया मैंने, मैं सीआईडी के पास जाऊंगा। जब सोच लिया है तो फिर काम पे लग जाओ। क्या कर रहा है? ये क्या हो रहा है? चलो 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 चलो, भागो, छोड़ दो, भागो भागो भागो। अरे पुनीत, पुनीत कैसे हो गया भाई? पुनीत, पुनीत फोन लगाता हूँ। पुनीत जी, राहुल, तुम्हारे पापा का हाथ मशीन में आ गया बेटा, हम सब संभाल रहे बेटा, तुम जल्दी आ जाओ बेटा। और तुम उसके पीछे पीछे हॉस्पिटल तक पहुंच गए, इस मौके की तलाश में कि कब उसे मार सको। हाँ साहब, और वो मौका मुझे मिला पुरानी झील के पास, जहाँ पुनीत आया था वो चाकू लेने, जिस चाकू से मैंने रमेश का खून किया था, और वो चाकू लेकर आपके पास आने वाला था, इसीलिए मैंने उसी चाकू से उसका भी खून कर दिया, और फिर सबक सिखाने के लिए मैंने उसके मुंह में वही तेल डाल दिया। छोड़ दे, नीचे ले इसको, नीचे बिठा, वो खोल इसका। और उसी तेल ने तुम्हें पकड़वा दिया, तुम्हारे जुर्म की पूरी दास्तां कह दी उस तेल ने। अब सरते बैठना जेल की सलाखों के पीछे, फांसी का ऑर्डर आने तक हिसाब लगाते बैठना कि कहीं ये बेईमानी का तेल तुम्हें महंगा तो नहीं पड़ा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.